सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों के अंतर्गत अब इससे पहले 10 वीडियोज़ डाले जा चुके हैं, जिनमें लगभग सामाजिक रीट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार शिक्षण विधियों को डाला जा चुका है। आज सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित अंतिम वीडियो डाला जा रहा है, वह है सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। देखिए, सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि को हम सामूहिक विवेचना विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या निर्देशित अध्ययन विधि भी कह देते हैं। इस विधि में होता क्या है? इस विधि में शिक्षक एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण कार्य नहीं करवाता है, बच्चे खुद अपने स्तर पर शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षक का कार्य इतना होता है कि वह बच्चों को कोई निर्देश दे देता है कि आपको यह पाठ्यक्रम तैयार करना है। यदि शिक्षक चाहे तो वह बच्चों के समूह भी बना देता है। बच्चे खुद अध्ययन करते हैं या अपने समूह में चर्चा करते हैं। समूह में चर्चा में यदि कोई दिक्कत उनके सामने आती है, कोई समस्या उनके सामने आती है, तो वे शिक्षक से उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जब बच्चे स्वयं अध्ययन करके शिक्षक के मार्गदर्शन में, शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है, तो शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे स्वयं अपने स्तर पर शिक्षण कार्य करते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उस विधि को ही सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के नाम से पुकारा जाता है। इस विधि का प्रतिपादन सबसे पहले अमेरिका में 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था, लेकिन 1971 ईस्वी में डेई मार्विन नामक एक विद्वान हुए, जिन्होंने इस विधि को एक विस्तृत रूप, व्यावहारिक रूप प्रदान किया। इस विधि के अंतर्गत प्रमुख रूप से 5 प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। वो 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है सम्मेलन योजना, दूसरी है विशिष्ट शिक्षक योजना, एक काल विभाजन योजना, एक द्विकालांश योजना और एक सामयिक योजना। इन योजनाओं के बारे में हम इसके अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए क्या है सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। पहले देखें, इस विधि का प्रचलन अमेरिका में 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हो गया था। सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि का प्रारंभ कहाँ पर हुआ? अमेरिका में हुआ। कब से शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी के अंत से शुरू हो गया था। फिर दूसरा है, इस विधि को सामूहिक विवेचना विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, निर्देशित अध्ययन विधि इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता है। चाहे सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि कहें, चाहे सामूहिक विवेचना विधि कहें, चाहे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहें, तो चाहे निर्देशित अध्ययन विधि कहें, ये सभी एक ही प्रकार की शिक्षण विधियां मानी जाती हैं। प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है इसमें कि सामान्यतः शिक्षक के परिवीक्षण में बालकों द्वारा किया जाने वाला अध्ययन ही सामाजीकृत या पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाता है। शिक्षक केवल देखता रहता है, बच्चे खुद अध्ययन करते हैं, तो वह सामाजीकृत पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाती है। इस विधि के अंतर्गत कक्षा में छात्रों के कई समूह बना दिए जाते हैं। शिक्षक के द्वारा छात्रों के समूह बना दिए जाते हैं तथा छात्र सामूहिक रूप से विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं। छात्र है वो सामूहिक रूप से अपनी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करके सामूहिक रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी है वो खुद अध्ययन करते हैं, समूह में चर्चा करते हैं और सामूहिक चर्चा करके कोई न कोई निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस विधि में शिक्षक के द्वारा छात्रों को कोई कार्य दे दिया जाता है। इसके उपरांत छात्र अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। शिक्षक है वो छात्रों को कोई काम बता देता है, बच्चे उस काम में जुट जाते हैं
और शिक्षक उनके कार्य का निरीक्षण करता रहता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक छात्रों को निर्देशन भी प्रदान करता है कि यह कार्य आपको कैसे करना है। इस संबंध में कुछ निर्देश भी शिक्षक के द्वारा बच्चों को दे दिए जाते हैं। निर्देशन हेतु पृथक रूप से एक और शिक्षक भी नियुक्त किया जा सकता है। ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें एक साथ 2 शिक्षक भी कार्य करते हैं। 2 शिक्षक कैसे, एक मुख्य विषय अध्यापक होता है और दूसरा एक और शिक्षक सहायक के रूप में होता है, जो बच्चों को कोई ना कोई निर्देश देता रहता है या उनकी भ्रांतियों समस्याओं का समाधान करता रहता है। छात्र शिक्षक से अपनी कठिनाइयों एवं समस्याओं का समाधान कराते रहते हैं। इस प्रकार से बच्चे, शिक्षक कोई ना कोई काम बच्चों को दे देता है, बच्चे अपने समूह में चर्चा करके अध्ययन करते हैं। कोई ना कोई समस्या अगर उनके बीच में आती है तो वो शिक्षक से या सहायक शिक्षक से उसका समाधान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की विधि ही पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या सामाजिकृत अध्ययन विधि कहलाती है। वेस्ले नामक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है? सामाजिकृत अभिव्यक्ति एक आदर्श है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति वेस्ले के अनुसार विधि न होकर के एक आदर्श है, जो शिक्षण में ऐसे प्रयोग की कल्पना है जिससे कक्षा के सभी बालक सहयोग तथा सद्भावना से ज्ञानार्जन कर सकें। एक आदर्श है जिसमें कक्षा के जितने भी बालक बालिकाएं हैं वो सहयोग पूर्वक, सद्भावना पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा कक्षा के वातावरण की कृत्रिमता को समाप्त किया जाता है। कक्षा में जो कृत्रिम वातावरण है उसको समाप्त करके एक स्वाभाविक प्राकृतिक वातावरण अध्ययन का प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। यानी कृत्रिम वातावरण के स्थान पर स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है, जिससे बालक अपने स्वभाव एवं रुचि के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक सहयोगी ढंग से ज्ञानार्जन कर सकता है। ऐसी विधि ही सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है। बाइनिंग एंड बाइनिंग नामक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने सामाजिकृत अभिव्यक्ति के बारे में क्या लिखा है कि सामाजिकृत अभिव्यक्ति को इन्होंने सामाजिक वाद विवाद कह करके पुकारा है। बाइनिंग एंड बाइनिंग ने सामाजिकृत अभिव्यक्ति को क्या कहा, तो सामाजिक वाद विवाद कह करके पुकारा है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो इस विधि में शिक्षक एक मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। वो प्रत्यक्ष शिक्षण नहीं करवाता है, केवल छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है। अब इस सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि की कुछ परिभाषाएं अपने सामने आती हैं। वो परिभाषाएं किस विद्वान ने कैसे इसको परिभाषित किया है। सबसे पहले बाइनिंग एंड बाइनिंग महोदय हुए हैं, इन्होंने क्या लिखा है कि पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जब वे अपनी डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। कि जब विद्यार्थी अपनी मेज पर, डेस्क पर, कुर्सी पर बैठे रहते हैं और उस समय शिक्षक उनका निरीक्षण करता है और वो शिक्षण प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसे ही पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहा जाता है। तो शिक्षार्थी मेजों डेस्कों पर बैठे हैं, शिक्षक उनका निरीक्षण करता है, तो वो विधि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। किसने कहा? बाइनिंग एंड बाइनिंग ने। क्लार्क एवं स्टार नामक विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि यह विधि छात्रों के निर्देशन में अध्ययन करने तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। यह विधि छात्रों के निर्देशन में अध्ययन करने तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। किसने लिखा है? क्लार्क एवं स्टार ने। तीसरे विद्वान आते हैं बोसिंग। बोसिंग ने इसकी परिभाषा क्या लिखी है कि कुशल शिक्षक के निर्देशन में उच्च स्तरीय प्रदत्त कार्य को पूर्ण करने के लिए कुशल अध्ययन की तकनीकियों को समझने और उन पर अधिकार प्राप्त करने का नाम ही
पर्यवेक्षित अध्ययन है। कुशल शिक्षक निर्देशित करता है, उच्च स्तरीय कार्य बच्चों को प्रदान किया जाता है और बच्चे भी कुशल तकनीकियों के साथ उसको सीखने का प्रयास करते हैं, तो वही पर्यवेक्षित अध्ययन है। ऐसा किसने लिखा है? बोसिंग महोदय ने लिखा है। P.N. अवस्थी ने क्या लिखा है पर्यवेक्षित अध्ययन के बारे में? इन्होंने लिखा है, निरीक्षित अध्ययन पद का अर्थ स्वतः स्पष्ट है। क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जब विद्यार्थी कार्यरत हो तो शिक्षक द्वारा उसका निरीक्षण कर इस प्रक्रिया में कार्य प्रदत्त कर दिया जाता है कि शिक्षक है वो कार्य दे देता है, उसका निरीक्षण करता है तथा छात्र अपने कार्य में मस्त रहते हैं और कठिनाई अनुभव होने पर शिक्षक की सहायता या मार्गदर्शन से कार्य करते हैं, तो वह पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। किसने लिखा है? P.N. अवस्थी ने ऐसा लिखा है। फिर है रस्क के अनुसार, रस्क ने क्या परिभाषा लिखी है? निर्देशित अध्ययन का अर्थ है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की उन क्रियाओं को निर्देशित करना जो मुख्य रूप से किसी समस्या समाधान प्राप्ति या योग्यताओं की प्राप्ति से संबंधित है और जिनके लिए शिक्षार्थी आयोजन के लिए प्रयास करता है। कि शिक्षक निर्देशित करता है और बच्चे किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए, किसी योग्यता को प्राप्त करने के लिए कार्य करते रहते हैं, ऐसा रस्क ने लिखा है। क्लोसमियर नामक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि निरीक्षण अध्ययन कालांश से अध्यापक द्वारा दिए गए कार्य छात्रों द्वारा प्रारंभ की गई क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत योजनाओं पर आधारित होते हैं। अध्यापक प्रत्येक छात्र की सहायता करता है। ऐसा निरीक्षित पर्यवेक्षित अध्ययन की यह परिभाषा क्लोसमियर के द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं पर्यवेक्षित अध्ययन या सामाजिकृत अध्ययन विधि से संबंधित। कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य। सबसे पहले, इस विधि को व्यावहारिक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो इस विधि को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय डेई मार्विन नामक विद्वान हैं, जिन्होंने 1971 ईस्वी में इसको व्यावहारिक रूप से शिक्षण में लागू किया था। इस विधि में छात्र ही अधिक सक्रिय रहते हैं, अतः यह विधि छात्र प्रधान विधि मानी जाती है। केवल शिक्षक मार्गदर्शन देता है, छात्र खुद सीखते हैं, खुद ही सीखने का प्रयास करते हैं, तो छात्रों की सक्रियता होने के कारण इसको हम छात्र प्रधान शिक्षण विधि भी कह सकते हैं। इसमें छात्र स्वयं अनुशासन में रहकर स्वाध्याय करते हैं, जिससे उनमें सामाजिक कुशलता का विकास भी होता है और इस विधि में व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। बच्चा व्यक्ति से सीखता है, व्यक्तिगत रूप से सीखता है, इसलिए इसको हम व्यक्तिगत संलग्नता सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि भी कह सकते हैं। फिर है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के कितने रूप माने जाते हैं, कौन कौन से रूप माने जाते हैं? तो प्रोफेसर बाइनिंग एंड बाइनिंग ने इस विधि के प्रयोग के लिए निम्नलिखित 5 प्रकार की योजनाएं प्रस्तुत की हैं। 5 प्रकार के रूप माने जा सकते हैं, 5 योजनाएं हैं। वो कौन कौन सी है? पहली है सम्मेलन योजना, दूसरी है विशिष्ट शिक्षक योजना, तीसरी है काल विभाजन योजना, चौथी द्विकालांश योजना और 5वीं सामयिक योजना। ये 5 प्रकार के रूप इसके माने जाते हैं। इनका तात्पर्य क्या है? सबसे पहले सम्मेलन योजना क्या है? तो देखिए, इस विधि में कुछ सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और बालकों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण उन सम्मेलनों में किया जाता है। कुछ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, बालक के सामने यदि कोई समस्या है तो उसी सम्मेलन में उस समस्या का, उस कठिनाई का समाधान किया जाता है। ये सम्मेलन विचार संगोष्ठी के रूप में आयोजित किए जाते हैं, यानी बालकों की विचार संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है और उसी में उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। वही है सम्मेलन योजना, जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का एक अंग है, रूप है। दूसरी है विशिष्ट अध्यापक योजना। ये क्या है कि इस विधि में
एक विशिष्ट अध्यापक होता है जो बालकों के दोषों, उनकी भ्रांत धारणाओं एवं कठिनाइयों को दूर करता है। देखिए, एक विषय अध्यापक होगा, उस विषय अध्यापक के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, बच्चों के सामने कोई भी कठिनाई समस्या आती है तो शिक्षक उन समस्याओं को, कठिनाइयों को दूर करता है, बाकी खुद ही वे अपने स्तर पर अध्ययन करते हैं। इसी को कहते हैं विशिष्ट अध्यापक योजना। तीसरी है काल विभाजन योजना। इसका तात्पर्य क्या है कि इस विधि के अनुसार एक ही कालांश के अंतर्गत दो अध्यापक बालकों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। एक विषय अध्यापक होता है, दूसरा एक सहायक अध्यापक होता है जो बालकों की समस्याओं का निराकरण करता रहता है, इसलिए इसको काल विभाजन योजना भी कह दिया जाता है। फिर है द्विकालांश योजना। द्विकालांश योजना के क्या तात्पर्य है, इस विधि के अनुसार एक ही विषय सामग्री के अध्ययन के लिए दो कालांश दिए जाते हैं। सामान्यतः एक विषय के लिए विद्यालयों में एक ही कालांश होता है, लेकिन पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से यदि पढ़ाया जाता है तो दो कालांश एक विषय के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं। उनमें कैसे अंतर होता है, प्रथम कालांश में निश्चित विषय वस्तु को पढ़ने का आदेश दे दिया जाता है और आदेश देकर के उससे संबंधित भूमिका प्रस्तुत की जाती है, और दूसरे कालांश में उनकी अध्ययन विधियों का निरीक्षण कार्य किया जाता है। प्रथम कालांश में शिक्षक कोई कार्य दे देता है, निश्चित विषय वस्तु बच्चों को बता देता है और उसके संबंध में कुछ निर्देश दे देता है। फिर दूसरे कालांश में वो क्या कर रहे हैं बच्चे, उनकी निरीक्षण, उनका अध्ययन करने के तरीके का निरीक्षण किया जाता है। ई सिम्पसन नामक एक विद्वान हैं, इन्होंने इस विधि के प्रयोग के लिए 90 मिनट के दो संयुक्त कालांशों की योजना प्रस्तुत की है। वो 90 मिनट का डिवाइडेशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले समीक्षा का समय होगा 25 मिनट का, फिर इसमें गृह कार्य घर पर नहीं करवाया जाता, कक्ष में उसी कालांश में ही गृह कार्य करवा दिया जाता है, उसके लिए 25 मिनट का समय, फिर थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए शारीरिक व्यायाम 5 मिनट का होगा, और फिर समर्पित कार्यों का अध्ययन होता है 35 मिनट तक। इस तरीके से 90 मिनट के दो कालांशों की एक साथ योजना इसमें बनाई जाती है। फिर है सामयिक योजना। इस विधि में शिक्षक किसी कार्य को करने का आदेश देकर कुछ निश्चित अवधि के बाद बालकों की प्रगति का परीक्षण करता है कि बच्चों ने क्या सीखा है। इसमें शिक्षक साप्ताहिक या पाक्षिक यानी 15 दिन का या मासिक रूप में परीक्षण या निर्देशन का कार्य करता है। वो काम दे करके सप्ताह में एक बार निरीक्षण भी, एक बार उनका परीक्षण कर सकता है, या 15 दिन से भी परीक्षण कर सकता है, या महीने में परीक्षण कर सकता है। उसी को सामयिक योजना के नाम से पुकारा जाता है। फिर आते हैं इस समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के गुण क्या हैं, लाभ क्या हैं। तो देखिए, इस विधि से छात्रों में सामूहिक भावना का विकास होता है। बच्चे समूह में कार्य करते हैं तो उनमें सामूहिक भावना का विकास होगा। इसमें शिक्षक व छात्रों के बीच में मधुर संबंध बनते हैं। शिक्षक और छात्र हैं, उनके बीच में कोई भी ऐसा नहीं होता बच्चे शिक्षक से प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि शिक्षक समस्याओं के आने पर उनका समाधान करता है, तो शिक्षक और छात्रों के बीच में मधुरता के साथ संबंध स्थापित होते हैं। यह प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल विधि है। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार सीखते हैं, इसलिए इसको हम प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि भी कह सकते हैं। मंदबुद्धि छात्रों के लिए यह अत्यधिक उपयोगी विधि है। देखिए, मंदबुद्धि बालक होगा, वो अपनी गति के अनुसार सीखता है, तो उसकी गति के अनुसार ही उसको सीखने का अवसर दिया जाता है, और वह बीच बीच में शिक्षक से मार्गदर्शन भी ले सकता है। तो मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए यह एक अच्छी विधि मानी जा सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होने के कारण इस विधि में छात्र को अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। व्यक्तिगत रूप से कार्य दिया जाता है, तो इस प्रकार से छात्र की जैसी क्षमता है, योग्यता है, उसको प्रदर्शित करने का अवसर भी बच्चे को प्राप्त हो जाता है। फिर इसमें गृह कार्य कालांश में ही, जो कालांश है द्विकालांश योजना, उसी में ही करा दिया जाता है, जिससे बालकों के गृह कार्य की समस्या समाप्त हो जाती है। घर पर वो अध्ययन कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से रुचि के अनुसार कोई भी कार्य घर पर कर सकते हैं, उनको गृह कार्य की घर पर कोई समस्या नहीं होती।
इसमें छात्र स्पष्ट मनन एवं चिंतन करना भी सीखते हैं। तो ये कुछ इसके गुण या लाभ हैं। फिर इस समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि में दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं? दोष या कमियां, तो इस विधि में समय और श्रम अधिक लगता है। बच्चे यदि खुद के स्तर पर सीखेंगे तो वो सीखने में अधिक समय लेंगे तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यह समय साध्य विधि है, श्रम साध्य विधि है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। छोटी कक्षाओं में हम बच्चों को खुद पढ़ने के लिए निर्देशित नहीं कर सकते हैं। उच्च स्तर पर तो इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यह अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती है। प्रतिभाशाली एवं तीव्र बुद्धि बालकों के लिए भी यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है। मंद बुद्धि बालकों के लिए तो यह फायदेमंद है, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक हैं, तीव्र बुद्धि बालक हैं, वो कोई भी कार्य दिया जाएगा तुरंत कर लेंगे, फिर उनको अन्य कार्य तुरंत प्राप्त नहीं होगा, तो उनकी दृष्टि से हम इसको अच्छा नहीं मान सकते हैं। इसके लिए कुशल, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी शिक्षक है वो निर्देशन में काम करवाएगा तो उसको पूरा अनुभव होना पड़ेगा, तो ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय व कक्षा के अन्य गतिविधियां भी इससे प्रभावित होती हैं। यदि हम बच्चों को निर्देशित देख करके अध्ययन करवाएंगे तो फिर अन्य विषय प्रभावित हो जाते हैं, विद्यालय की अन्य गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं और संपूर्ण विषय सामग्री को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो ये इसके कुछ दोष माने जाते हैं। ये अपनी समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में या भाषा शिक्षण में भी काम में ली जाती है। सभी को धन्यवाद।